नमस्ते बच्चों, आपका 7वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। ये हमने पाठ पढ़ा था, याद है ना? क्या सब कुछ भूल गए कि हमने इसमें पढ़ा था कि भाषा क्या होती है? मनुष्य एक जिज्ञासु तथा विवेकशील प्राणी है। वो अपने आसपास की विभिन्न गतियों को देखते हुए दूसरों की भाषा को समझता है और अपने दूसरों को समझाता भी है। तो इस तरह से हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन ही में उठे रहे विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर सुनकर समझता है। तो ये भाषा की परिभाषा है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हमारे भावों का विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाषा के 2 रूप हैं, एक तो मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक यानी मुख से बोली हुई भाषा, और लिखित यानी लिख कर अपने भावों को प्रकट करना। मौखिक में हम देखते हैं कि हम किसी से बात कर रहे हैं, आमने सामने टेलीफोन में बातचीत में, हम अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे, साक्षात्कार ले रहे, पढ़ाते समय, समझाने में, जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, तो ये भी हमारी मौखिक भाषा ही चली है। संगीत सुनने, कमेंट्री इत्यादि के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखित भाषा का प्रयोग कब करते हम? जब हम लिख कर अपने भावों को प्रकट करते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे मैं अभी आपको किताब पढ़कर समझा रही हूँ, तो रीडिंग भी हो रही है, तो मैं लिखा हुआ पढ़ रही हूँ, फिर आपको समझा रही हूँ। तो हमारे यहाँ अभी लिखित भाषा और मौखिक भाषा के 2 रूप का भी यहाँ प्रयोग हो रहा है। तो ये है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद ही हुआ है। पहले बच्चा बोलता है, फिर लिखने की शुरुआत की होती है, इसीलिए लिखित भाषा की जो शुरुआत है मौखिक भाषा के बाद ही हुई है। तो उसके बाद है लिपि। अभी हमने बोलना सीखा, तो अभी हमें लिखना आना ज़रूरी है। तो लिखना आना ज़रूरी है, तो लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं, तो वही चिन्ह क्या है? लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी मराठी की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, गुजराती, ये सारे भाषाएं देवनागरी लिपि में होती है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी की होती है। फारसी लिपि उर्दू की होती है। हमारी अंग्रेज़ी की जो भाषा की लिपि है वो रोमन है। अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच। उसके बाद बांग्ला भाषा है, और चित्रलिपि की चीनी भाषा की चित्रलिपि है। तो इस तरह से ये उनकी लिपि है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बोली यानी भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये सिर्फ बोल चाल के लिए प्रयोग की जाती है। इसका कोई बोली लिपि यहाँ लिखित रूप नहीं होता है। जैसे मैंने उस दिन आपको मराठी का उदाहरण दिया था कि मराठी आप देखोगी हर एक गांव में अलग अलग तरह से बोली जाती है। अलग अलग टोनिंग होता है, अलग अलग शब्दों की, उस शब्द की रचना, मतलब बोलने के लिए वो जो एक सुर लगाते हैं वो अलग होती, पर उसका अर्थ एक ही होता है। तो बोली भाषा वो कहलाती है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहती है। वो वही क्षेत्र में, वही एरिया में उसी तरह से भाषा वो बोली जाती है। इसमें भाषा और बोली में क्या अंतर है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत है, यानी फैला हुआ है, और जबकि बोली का सीमित, यानी वो कहीं पर वहाँ कंट्रोल किया है कि इसी एरिया में यहाँ बोला जाता है। भाषा का अपना लिखित साहित्य व्याकरण होता है, जबकि बोली का नहीं होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि राजभाषा उपभाषा क्या होती है। राजभाषा जो है हमारे राष्ट्रभाषा जो है, जो 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस में मनाए जाते हैं। हमारे भारत में 18 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा से प्रयोग करते हैं, इसीलिए
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। क्यों है? क्योंकि हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। उपभाषा क्या है? जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, उसमें साहित्य रचना होने लगती है, तो बोली भाषा उपभाषा बन जाती है। जैसे जो हम बोलते हैं और फिर वो साहित्य में उसको लिया जाता है, तो वो बोली उपभाषा बन जाती है। तो यहाँ तक हमने उस दिन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाती है। मतलब जो हमारे हिंदी के एक्सपर्ट है और जिन्होंने शिक्षा द्वारा और हमारे ये रिसर्च द्वारा उन्होंने भाषा का अन्य शब्दों का उन्होंने अभ्यास किया है कि ये शब्द हम इस तरह से बोलेंगे तभी भी ये सही है। ठीक है। अमानक रूप और मानक रूप, यानी पहले ऐसे लिखा करते थे कि नए, अभी मानक रूप कैसा है इसका? जैसे देखो, नए है ये इधर और नए इस तरह से भी लिखते हैं, तो दोनों भी सही है। ठीक है। उसके बाद है ये ध, ऐसे भी लिखते हैं और ये ऐसे भी, यानी मानक रूप। जैसे इस एरिया में जो दिया है, ये इन्होंने, ये जो हमारे विद्वान हैं, जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने रिसर्च करके कहा है कि ये शब्दों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये मानक रूप है। चाहिए इस तरह से भी लिख सकते हैं और चाहिए ये इस तरह से भी लिख सकते। देखो ये दोनों भी सही है। पत्ता ये भी सही है और ये भी सही है। अमानक रूप यानी ये हमारे पहले आए हुए हिंदी में शब्द है। मानक रूप यानी इन्होंने यहाँ कुछ हमारे विद्वान हैं जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने शब्दों की रचना में बदलाव किया है। क्यों किया है? क्योंकि इंसानों के बोलने के लिए ये आसान हो, इसीलिए उन्होंने किया है। यहाँ दूसरा भी देखो, सेम उसी की तरह है। अंत इस तरह से भी लिख सकते हैं और अंत इस तरह से भी। संबंध संबंध, दंड दंड, पाएंगे पाएंगे। तो ये दोनों भी सही है। ये मानक रूप कहलाते हैं और ये दूसरा है, ये अमानक रूप कहलाते हैं। तो इस तरह से ये मानक और अमानक रूप होते हैं। ये दोनों भी सही है, गलत नहीं है। उसके बाद है हिंदी में मानक वर्ण और वर्तनी। वर्ण यानी अक्षर, वर्तनी यानी स्पेलिंग। अभी कुछ यहाँ नियम है कि किस तरह से हिंदी में मानक वर्ण और वर्तनी है। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंटी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन, एक अक्षर को दूसरा अक्षर जुड़ता है तब, जैसे पत्ता, चिन्ह, पक्का। संयुक्त क्रिया पृथक लिखी जाती है। पढ़ा, करता है। जो क्रिया होती है जो एक दूसरे से मिलती है, पढ़ाई कर रहा है या पढ़ा करता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अव्यय पृथक लिखे जाए, जैसे आपके साथ यहाँ तक। श्री, जी आदि भी अलग अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री शर्मा, शर्मा जी। विभक्त चिन्ह संज्ञा में पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर में लिखे जाएंगे, जैसे को और ये को, तो संज्ञा में अलग लिखे जाएंगे और सर्वनाम में उसको साथ में लिखा जाएगा। तो ये है मानक वर्तनी। मानक वर्तनी यानी विद्वानों और शिक्षाविदों भाषा द्वारा का मान्य तथा स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाती है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इस कारण इस बोली और उपभाषा का प्रभाव पड़ता रहा है। ऐसी स्थिति में भाषा में वर्णों या शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हुए हैं, जिससे शब्द मानक तथा शुद्ध रूप को पहचानने में कठिनाइयाँ हो जाती है। यही कारण है कि भाषा के जिस रूप को विद्वानों ने शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत किया है, उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। जैसे
हम बोली भाषा उपभाषा का बहुत प्रभाव पड़ा है। हम हमारे एरिया के अनुसार बोलते हैं, तो वो शब्द हम बार बार बोलते हैं, तो वो बार बार बोलने से क्या हुआ है, वो सारे शब्द हमारे साहित्य में आ गए हैं। तो इसीलिए ये विद्वानों ने और शिक्षाविदों ने इन शब्दों का भी हमारे हिंदी के साहित्य में शामिल किए हैं। तो ये आते हैं मानक वर्ण। उसके बाद है, और यहाँ बहुत सारे उन्होंने दिए हैं नियम, हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किए जाए, जैसे गई गई, ठीक है, य और व की जगह गई गई, हुआ हुआ, दोनों भी सही है। हुआ हम जब बोलते हैं और जब लिखते हैं ये आ, हुआ लिखना है और बोलने के लिए हुआ, मेरा हुआ, हम बोलते हैं ना मेरा हुआ। और गई गई, किए आए नहीं हुआ आदि मानक रूप है। यहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह यह ही रहेगा। जैसे स्थायी अव्यय भावी दायित्व आदि में यह के स्थान पर ई नहीं पाएगा। ये बहुत आपको एक एक नियम पढ़ना पड़ेंगे। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा पर ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे मैं के आगे आपको आप देखते हो जब मैं होता है तो वहाँ बिंदी देना ज़रूरी है, अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो चंद्र बिंदु का। अगर वहाँ आप देखते हो अनुस्वार कि जैसे रंग लिखा है तो ये अनुस्वार होता है। और जैसे यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, अगर मैंने रंग लिखा है, ठीक है, ये हो गया अनुस्वार, ठीक है, ये जो ऊपर का दिखता है ना ये अनुस्वार है। अभी यहाँ उन्होंने क्या दिया है, मैं पे जो अनुस्वार दिया है ना ये अनुस्वार नहीं है, बल्कि यहाँ ये चंद्र बिंदु है, पर हम चंद्र बिंदु नहीं लिखते हैं, इसलिए उन्होंने वो चंद्र बिंदु हटाया है और यहाँ मैं के ऊपर हलन दिया है। समझ में आ रहा है? अन्यथा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे मैं के ऊपर ये मैं होना चाहिए। ओके, शब्द के अंत का हलन हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे पृथक महान। कुछ शब्द दोनों रूप में मानक है, जैसे गर्मी गर्मी, गर्दन गर्दन। तो इस तरह से दोनों रूप में ही हम लिख सकते हैं। कोई लोग गर्मी इस तरह से लिखते हैं, देखो यहाँ ग मी, और जैसे अलग अलग गर्मी। गर्दन इस तरह से र का रूप, और ये गर्दन इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों भी सही है। उसके बाद तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया, जैसे न लिखने की छूट, जैसे अर्धस अर्ध, तत्व तत्व। आपने देखा होगा जब महत्व लिखते हैं, जैसे महत्व लिखते हैं, ये भी सही है, नहीं तो कोई त को त और इस तरह से भी महत्व लिखा जाता है, तो ये दोनों भी सही। जैसे यहाँ उन्होंने दिया है तत्व का त डबल त और व, और तत्व सिंगल त भी होता है। यहाँ ही अर्ध, द और ध को मिला के उन्होंने यहाँ अर्ध लिखा है, तो ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है री रू का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। पूर्वकालीय प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे पढ़कर दौड़कर आदि शब्द। ये हो गए हमारे सारे मानक के नियम। आपको ये एक एक करके समझ कर आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है मातृभाषा।
मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वो ऐसी भाषा है बच्चों, जो भाषा बच्चा सर्वप्रथम अपने घर में अपने परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा भाषा का पहला पाठ अपनी माँ से सीखता है। जो भाषा माँ बोलती है, वही भाषा बच्चा उससे सीखता है। जैसे यदि माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा पंजाबी सीखेगा, पंजाबी ही ऐसी मातृभाषा होगी उसकी। इसी प्रकार अलग अलग प्रांतों में रहने वालों की मातृभाषा भी अलग अलग हो सकती है, परंतु मानक भाषा एक ही होती है। जैसे मातृभाषा यानी जैसे अभी कोई महाराष्ट्र में रहता है, ठीक है, पर वो जॉब के सिलसिले में वो यहाँ आया है, पर उसकी भाषा क्या है? पंजाबी है। तो बच्चा पहले अपने घर में किस भाषा का प्रयोग करता है, वो उसकी मातृभाषा होती है। भले वो महाराष्ट्र में रहे, पर महाराष्ट्र की मातृभाषा क्या है? मराठी। पर वो पंजाब से आए हैं, वो पंजाब से आए हैं, पर यहाँ जॉब के सिलसिले में आए, तो उनकी मातृभाषा पंजाबी होगी, तो उनकी मातृभाषा मराठी नहीं होगी। जैसे अगर हम मराठी है और हम कहीं गुजरात में जाकर रहे हैं, तो हमारी मातृभाषा कौन सी होगी? मराठी होगी, गुजराती नहीं होगी। तो ये है मातृभाषा कि हम बचपन में पहले कौन सी भाषा का भाषा सीखते हैं, वह हमारी मातृभाषा होती है। ठीक है। उसके बाद है साहित्य। साहित्य यानी लिटरेचर। लिटरेचर में क्या है? किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश तथा जाति के विचार लिखित रूप में प्रचलित होते हैं। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो गद्य और पद्य। गद्य साहित्य में अपने विचारों को कहानी, निबंध तथा नाटक के रूप में प्रकट करते हैं, और पद्य में साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे साहित्य यानी लिटरेचर, जो हम हमारे पाठ्य पुस्तक देखते हो, हर एक क्लास के या अनेक कहानियाँ देखते हो आप लिटरेचर, तो वो एक साहित्य है। उसमें सब कुछ एक अलग अलग प्रकार की कहानियाँ होती है। किसी की आत्म वृत्तांत होती है, किसी की यात्रा वर्णन होता है, पत्र लेखन, निबंध, कहानी, किसी की जीवनी पर लिखा हुआ एक कहानी होती है। तो इस तरह से जो भी एक लिखित रूप होता है, एक कहानी होती है, उसे गद्य कहा जाता है। और पद्य यानी कविता, जो हमारे लेसन में भी पाठ्य पुस्तक में भी होते हैं कि कविताएं होती है। कि कविताएं कैसी होती है? कि छोटे अक्षरों, छोटे शब्दों में उसका बड़ा अर्थ होता है। तो कविताएं भी लिखते हैं। तो साहित्य की दो ही भाग है, एक तो गद्य और पद्य। अभी हाँ, उन्होंने कुछ साहित्य के मशहूर कहानियों इसे लेखकों का नाम दिया है। जैसे महादेवी वर्मा ने स्मरण, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ तथा उपन्यास गद्य साहित्य के उदाहरण है, तथा गीत, कविता, गज़ल, पद, दोहे, चौपाई, छंद आदि पद्य ये साहित्य के उदाहरण हैं। जैसे हमने हमारे 6th क्लास में एक कविता पढ़ी थी पद, उसमें सूरदास और रस खान ने कविता लिखी थी। तो उस तरह से वो एक कविता होती है, उसे पद्य कहा जाता है। तो ये साहित्य में होता ही है। जैसे साहित्य यानी हमारे पाठ्य पुस्तक ही ले लो, उसमें पाठ है और कविता है। तो पाठ में अभी तो पाठ को क्या कहते हैं? गद्य, और कविता को पद्य कहते हैं। तो ये इस तरह से है। उसके बाद है व्याकरण। ठीक है, हमने भाषा पढ़ा, भाषा की लिपि पढ़ी, लिपि के अंदर फिर हमने मानक भाषा पढ़ी, राजभाषा, उपभाषा, मातृभाषा, साहित्य। आज अभी हम पढ़ेंगे व्याकरण। अभी व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। कि किस तरह से हमें व्याकरण को शुद्ध रूप से बोलना है। हमने अगर लड़की को लड़की की तरह नहीं बोला, जैसे सीता जा रहा था, ये तो अशुद्ध वाक्य है। तो हमें जो ये लड़की है, तो हमें इसको लड़की की तरह बोलना है। ये एक वचन है, ये तो एक वचन की तरह बोलना है। बहुवचन है तो बहुवचन की तरह बोलना है।
तो ये सब कुछ जो पूरी जानकारी है हमें कौन दिलाता है? व्याकरण, ग्रामर। हर एक भाषा का व्याकरण होता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से कैसे बोला जाए और लिखा जाए, ये हमें व्याकरण सिखाता है। भाषा के कुछ नियम है। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। देखो, व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। अभी व्याकरण के ये अंग है, 3 अंग है। एक तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अब आगे हम हर एक इसका एक सेपरेट लेसन है जो इसके ये सेकेंड लेसन का नाम ही है वर्ण विचार और थर्ड लेसन का नाम है हमारे शब्द विचार। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे हम इन व्याकरण के अंगों के बारे में पढ़ेंगे डीपली। तो आज सिर्फ हम लोग उसकी जानकारी लेंगे कि वर्ण विचार क्या है। इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों के लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियम आदि के विषय में सीख सकते हैं। उसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद है ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद वाक्य। वाक्य के अंतर्गत वाक्य की रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ सकते हैं। देखो, वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। तो ये 3 व्याकरण के मुख्य अंग है जो हम आगे हमारे लेसन में पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये पाठ ख़त्म हुआ है। हम नेक्स्ट तासिका में इसके स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। जो मैंने पढ़ाया है आप घर पर उसको दोहराइए, वर्कशीट सॉल्व कीजिए और ये मानक वर्तनी के जो भी नियम हैं आप एक बार फिर से दोहराइए, समझ कर पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।